हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंकी एकेडमी। आज का ये वीडियो क्लास 10 सामाजिक विज्ञान एसएसटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यह पेपर बहुत ही ज़्यादा वायरल पेपर है जो कि आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। आप सभी का पेपर 825 FA 825 FA जिस भी भाई का पेपर रहने वाला है 11 मार्च को 100% आपको यही पेपर देखने के लिए मिलने वाला है। 825 FA कोड याद कर लेना। 825 FA पूरा पेपर आपको यही देखने के लिए मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप वीडियो पर नए आए हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही बोर्ड एग्जाम तक आपके साथ रहेंगे हम। पूरी आपके बोर्ड एग्जाम में अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो हम यहाँ से अब जनवरी का मिड हो गया, 15 तारीख हो गई। तो 15 तारीख से आप 15 दिन जनवरी में रह गए, 20 दिन फरवरी में, यानी कि अभी आपके पास 30 से 35 दिन, मान लीजिए 30 से 35 दिन आपके पास है अभी। तो इस दिनों में हम आपको इतनी ज़्यादा तैयारी करा देंगे तो आप बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस स्कोर कर सकते हो। 95 प्लस स्कोर तो आप बिल्कुल 100% कर दोगे यहाँ से। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और 11 मार्च को जिसका भी पेपर है 11 मार्च को, उनके लिए वीडियो बहुत खास रहने वाली है। पेपर को जाके बस तुम उतार देना और कुछ नहीं करना है। हूबहू पेपर जो है आपको यही देखने के लिए मिलेगा, इसकी गारंटी देता हूँ। पेपर दे के आने के बाद एक एक क्वेश्चन, अब एक एक क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएगा, एक एक क्वेश्चन मिला लेना इसी वीडियो से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आप कहोगे कि बहुत देर बोलते 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 हो गए, अब स्टार्ट करते हैं। 95% आपको ले आ गए। और यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है आपके सामने ये रहा। सामाजिक विज्ञान का पूर्णांक देख लीजिए, 70 नंबर का पेपर रहेगा आप सभी का। समय 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे। ये तो मेंस जो हर एक भाई को पता होती है कि कितना समय रहेगा, कितने नंबर का रहेगा। ठीक है, अब बात आती है सामान्य निर्देश, यानी कि आप पहली बार जो कि बोर्ड एग्जाम का पेपर दे रहे हो तो आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है बोर्ड एग्जाम के बारे में। तो इसके लिए करना क्या है, आप सभी को सामान्य निर्देश दिए हुए हैं। यहाँ पे निर्देश पढ़ेंगे। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, यानी कि जो 3 घंटे 15 मिनट है उसमें 15 मिनट आपको केवल और केवल पेपर पढ़ना है। ठीक है, दूसरा है यहाँ पर सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, यानी कि हर एक क्वेश्चन जो है करना आपको जरूरी है, कि हर एक क्वेश्चन आपको करना ही करना है। ठीक है, अब बताएंगे किस प्रकार करना है, पूरी जानकारी बताई जाएगी। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों अ तथा ब में विभाजित है, यानी कि इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं, खंड अ तथा खंड ब। ठीक है, और खंड अ में 20 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। इनका उत्तर ओएमआर शीट पर आपको देना है। ठीक है, ओएमआर आंसर शीट मिलेगी आपको, उस पर क्वेश्चन देना है आंसर। ठीक है, ओएमआर शीट पर उत्तर अंकित करने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर एवं ब्राइटनर का प्रयोग न करें। यहाँ से जो भी भाई पहली बार ओएमआर देंगे तो उन्हें बता दें कि ओएमआर पर आपको कुछ भी काटना नहीं। एक बार जो आपने गोला फिलअप कर दिया तो वही गोला आपको रहेगा, और इरेजर का प्रयोग न करें उसमें, ना ही व्हाइटनर का करें और ना ही उसे काटें। ठीक है, नहीं तो आपका वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। खंड ब में 50 अंक का प्रश्न रहेगा। इसमें 2 प्रकार के प्रश्न है, वर्णात्मक तथा वर्णात्मक 2। मानचित्र संबंधित 2 प्रश्न है, प्रश्न 39 से प्रश्न 29 से 29 क से 29 बी तक। ठीक है, और प्रश्न पत्र के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख लिखिएगा, यानी कि हर एक क्वेश्चन के सामने उसके जो कितने नंबर का रहने वाला है वो लिखा हुआ है। 8वां यहाँ पे दिया गया है, दिए गए मानचित्रों को प्रश्न पत्र से फाड़कर उन पर अंकित कीजिए, यानी कि पढ़कर, फाड़कर नहीं होगा, पढ़कर होगा, सॉरी, पढ़कर अंकित कीजिए तथा मानचित्रों को उत्तर पुस्तिका के मजबूत के साथ संलग्न कर लें, यानी कि उसको अच्छी तरह से बांध दें। आपको बांधने के लिए मिलेगा, एक धागा मिलता है और एक पेज मिलता है पेपर वाला, उन दोनों को आपस में बांध देना ताकि वो आपका निकले नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के लिए स्थान पर अलग से प्रश्न लिखने के लिए दिए गए हैं, यानी कि जो दृष्टिबाधित, इनके दृष्टि से दृष्टिबाधित परीक्षार्थी हैं उनके लिए अलग से प्रावधान यहाँ पे दिया गया है। स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से खंड अ आएगा, आपको यही पेपर देखने के लिए मिलेगा। खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे सबसे पहले। और बहुविकल्पीय प्रश्न में आपको सबसे पहला क्वेश्चन ये रहने वाला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई, तो हर एक भाई को पता होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई। 1822, 82, 1885, 1887, 1880। लगाइए क्या राइट आंसर इसका रहने वाला है। तो जो इसका राइट आंसर है 1885 में पहली बार कांग्रेस की स्थापना की गई थी।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ? 1928, 1929, 1930 या फिर 1932? हूबहू पेपर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। एक बार पेपर क्वेश्चन करके आने के बाद यही पेपर मिला लेना। और इसका राइट आंसर, कब आर्थिक मंदी का प्रारंभ कब से हुआ था? 1929 भी इसका भी राइट आंसर यही रहने वाला है। हर एक क्वेश्चन के सामने उसकी नंबर लिखे हुए हैं। देखिए यहाँ पे एक अंक ये रहा इसका, एक अंक इसका ये रहा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए तीसरा, यह कि ये तो हर एक भाई को पता होगा जिसने भी स्टार्टिंग में ही ये चैप्टर रहने वाला है। यह किसका कथन है, जब फ्रांस जीतता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? और ऑटोमान बिस्मार्क, काबूर, मेजनी यानी कि मेचनी यानी मैटरनिक? तो इसका राइट आंसर तो हर एक भाई को पता होगा, मैटरनिक ने ये बात बोली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? कमेंट करेंगे सबसे पहले, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? विलियम प्रथम, नेपोलियन बोनापार्ट या जोसेपे गैरिबाल्डी या ऑटो वॉन बिस्मार्क? जर्मनी के एकीकरण की मुख्य भूमिका पूछी है, तो जर्मनी के एकीकरण की मुख्य भूमिका है किसने की निभाई थी? ऑटो वॉन बिस्मार्क ने। सी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया गया है जाता है? जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक यानी कि महात्मा गांधी या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल? राष्ट्रपिता आपको पता होगा, राष्ट्रपिता हमारे कौन है? महात्मा गांधी। ये तो हर एक भाई को पता होगा। बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में निम्नलिखित में से किसने मध्य सत्ता में साझेदारी है? विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य, शासन के विभिन्न अंगों के मध्य, केंद्रीय और राज्य सरकारों के मध्य, राज्य सरकार एवं सामुदायिक सरकार के मध्य? बेल्जियम की जो सामुदायिक सरकार है उसने किसके मध्य सत्ता में साझेदारी निभाई थी? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहने वाला है राज्य सरकार एवं सामुदायिक सरकार के मध्य। डी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से। हूबहू यही पेपर देखने के लिए मिलने वाला है। मैं इसको क्यों जोड़ दे रहा हूँ हूबहू की, क्योंकि इस पेपर को आप तैयार कर लेते हो ना, 11 मार्च को जब आपका बोर्ड एग्जाम होगा, आप याद करोगे कि भाई ने हमने एक वीडियो पर क्लिक किया था, उस भाई ने बोला था कि यही पेपर आएगा और यही पेपर आया है। वहाँ पेपर देने के बाद याद करोगे कि भाई ने एक पेपर याद किया है। अगर हम उसे लगा लेते तो शायद आज हमारे नंबर और अच्छे आ सकते थे। ठीक है, तो समझ लीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय है? व्यापार, कृषि, शिक्षा या फिर रक्षा? इसका राइट आंसर, कौन सा संघ सूची का विषय है? संघ सूची का विषय, इसका राइट आंसर रहने वाला है रक्षा, जो कि आपका डी आंसर। ठीक है, आठवां, भारतीय संघ में कितने राज्य हैं? यानी कि भारत में कितने राज्य हैं, सिंपली यह पूछा है। 29, 28, 27, 26? ये तो मुझे लगता है हर एक भाई को पता होगा, जिसने भी SST बिल्कुल नहीं पढ़ी है वो भी इस आंसर को दे देगा। 28 राज्य रहने वाले हैं। यदि हम लैंगिक भेदभाव की बात करते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है? तो लैंगिक भेदभाव में क्या होता है? समाज में स्त्री एवं पुरुष की असमानता भूमिका, स्त्री एवं पुरुष के मध्य जैविक विभिन्नता, बालक एवं बालिकाओं की संख्या में असमानता या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका राइट आंसर सबसे पहले लगाएंगे, लैंगिक भेदभाव की बात कौन सी होती है? स्त्री एवं पुरुष के मध्य जैविक भिन्नता, बिल्कुल राइट आंसर। जिस भी भाई का बी आंसर रहने वाला है वो इसका राइट आंसर है। भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? कश्मीरी, उर्दू या फिर पंजाबी या फिर हिंदी? भारत में सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? पंजाबी बोली जाती है, हिंदी या फिर कश्मीरी या फिर उर्दू? आपको पता होगा बिल्कुल, आपकी मातृभाषा कौन सी है? मातृभाषा आपकी हिंदी, और वही भारत में सबसे ज्यादा बोली जाती है। ठीक है, यहाँ पे दूसरा पेज ये है आप सभी के लिए। क्वेश्चन पेपर का कोड याद रखना है आप सभी को, जो कि कोड यहाँ पे 825F है। कोड बहुत इंपोर्टेंट है आप सभी का। कोड देखिए यहाँ पे नीचे भी है, 825F है। कोड को याद जरूर करें। और निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत संसाधन है? पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस यानी कि, और फिर ज्वारीय ऊर्जा? प्राकृतिक संसाधन कौन सा है आप सभी को पता होगा। प्राकृतिक यानी कि इसमें 11 का प्राकृतिक यानी कि प्रकृति से, और किसके द्वारा, कौन सी गैस? प्राकृतिक गैस, बिल्कुल राइट आंसर प्राकृतिक गैस, जिस भी भाई का आंसर है।
नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन, लेटेराइट मिट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है लेटेराइट? उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, या फिर हिमाचल प्रदेश में, या फिर राजस्थान में। लेटेराइट मिट्टी की बात की गई है। लेटेराइट मिट्टी आप सभी को पता होगा, और नहीं पता है तो महाराष्ट्र में पाई जाती है लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तांबा का मुख्य उत्पादक है? बिहार, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, या फिर मध्य प्रदेश। तांबा का मुख्य उत्पादक पूछा है, तो तांबा का मुख्य उत्पादक कौन सा राज्य करता है सबसे ज्यादा? मध्य प्रदेश, बिल्कुल राइट आंसर है। एसपी भाई का मध्य प्रदेश आंसर है, वो बिल्कुल एकदम राइट आंसर। 14वां क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन है OMR, उनको करने के बाद फिर आएंगे विस्तृत क्वेश्चन पर, तो एक्सप्लेनेशन वाले पर। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक है? जस्ता, बॉक्साइट, अब्रक, या फिर मैग्नीज। अधात्विक कदक पूछा है, अधात्विक कौन सा है यहाँ पे? तो अधात्विक आपको पता होगा, अब्रक है, उसमें कोई भी धातु नहीं बनी होती है, यानी कि वो मिट्टी का बना होता है अब्रक। ठीक है, धातु नहीं लगी होती है अब्रक में, अधात्विक है वो। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजैव है? प्राकृतिक वनस्पति, मत्स्य, पशुधन, या फिर चट्टानें। लगाएंगे इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन जो कि अजैव है? अजैव संसाधन पूछा गया है आप सभी से। 15 का राइट आंसर यहाँ पे चट्टानें अजैव है, यानी कि इसमें कोई जीव नहीं होता। ठीक है, ये निर्जीव होती हैं। निर्जीव यानी कि देखिए यहाँ पे मछली, मत्स्य यानी कि मछली जीवित होती है। प्राकृतिक वनस्पति यानी कि वनस्पतियों में भी जान होती है। पशुधन, पशुधन में भी जान होती है। इनकी बेजुबान कौन सा है? अजैव चट्टानें। ठीक है। 16वां, निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम साक्षरता दर पाई जाती है? मध्य प्रदेश में, केरल में, पश्चिम बंगाल में, या फिर बिहार में। सबसे अधिक साक्षरता दर किस राज्य में पाई जाती है? आप सभी को ये प्रश्न पूछा गया है। तो जिस भी जाएगा केरल राइट आंसर है, वो बिल्कुल जीत जाएगा, पेपर को फाड़ देगा, 100% लेकर आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर मछुआरा, शिक्षक, व्यापारी, या फिर डाकिया। तो इसका राइट आंसर प्राथमिक क्षेत्र, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र से कौन संबंधित है? मछुआरा बिल्कुल राइट आंसर। इसकी जीविका जो सबसे कम होती है वही इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि यहाँ प्राथमिक क्षेत्र में वही व्यक्ति रखे जाते हैं जिनकी आय बहुत कम होती है, इसकी जैसे कि मछुआरा की आय बहुत कम होती है। ठीक है। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? 2005, 2010, 1999, या फिर 2001। सूचना का अधिकार कौन से अधिनियम में लागू किया गया था, किस वर्ष किया गया था? आपको पता होगा, सूचना का अधिनियम 2005 में लागू किया गया था। 2 क्वेश्चन और हैं। उपभोक्ता को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए? पुलिस स्टेशन, उपभोक्ता उपयुक्त उपभोक्ता केंद्र, सिविल न्यायालय यानी कि जिला अधिकारी मजिस्ट्रेट। तो कहाँ जाना चाहिए अपने न्याय उपभोक्ता जो भी है उसका न्याय पाने के लिए? उसको जाना चाहिए सिविल न्यायालय, यानी कि कोर्ट में जाना चाहिए, न्यायालय। ठीक है, यहाँ पे इसका राइट आंसर बी। और निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है? बैंक मैनेजर, सैनिक, कृषि मजदूर, और राजपत्रित अधिकारी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर क्या रहेगा? जल्दी से जल्दी लगा देंगे। इसका राइट आंसर रहेगा कृषि मजदूर। सबसे कम आय वाला असंगठित क्षेत्र में ही रखा जाता है, सबसे कम आय वाला, और प्राथमिक क्षेत्र वाला भी सबसे कम पैसों वाला, जिसे यानी कि सबसे कम पैसा किस होता है वही रखा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र में। ठीक है, तो यहाँ से आप सभी के जो 20 OMR क्वेश्चन हैं वो हो गए कंप्लीट। OMR हो गए कंप्लीट। अब इससे यहाँ से अब बात आती है जो नेक्स्ट रहेगा आप सभी का, वो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पेज पे, यहाँ पे ये रहा खंड ब। खंड ब आप सभी का रहने वाला है। खंड ब, खंड ब में वर्णात्मक प्रश्न रहेंगे, उत्तर लगभग 80 शब्दों में दीजिए। इस प्रकार का आपको पैराग्राफ देखने के लिए मिलेगा फर्स्ट। अब यहाँ से आपको अपनी कॉपी स्टार्ट करनी है। जो 20 क्वेश्चन थे उनको तो आप उन्हें OMR क्वेश्चन पर करना था, गोले फिलअप करने थे। अब बात आती है लिखने की। अब यहाँ से आपको होगा लिखना। सबसे पहला क्वेश्चन नए पेज से स्टार्ट करेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए।
ये तो ये कर सकते हो, नहीं तो इसे भी कर सकते हो अथवा वाले को। जो से जेत से पे मेत सेनी के विचारों पर प्रकाश डाली। 80 शब्द से ज्यादा शब्द नहीं लिखने हैं और 80 शब्द से कम शब्द नहीं लिखने हैं। यानी कि एवरेज लगा लीजिए, वहां पे आप एक गिनने तो नहीं बैठे हो कि कितने हो गए। एवरेज लगा लीजिए, आधा पेज हो जाएगा कम से कम, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। तो इस क्वेश्चन को बताएंगे आप। यह क्वेश्चन किस प्रकार है। तो भारत छोड़ो 21वां क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 1942 को महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हुई। ठीक है। जो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त को हुई थी 1942 को महात्मा गांधी जी ने करवाई थी। और इसे अगस्त क्रांति भी कहते हैं, यानी कि इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। गांधी जी ने गांधी जी ने मुंबई में गोवालिया टैंक मैदान से करो या मरो का नारा दिया था। ठीक, गांधी जी ने कहाँ पे दिया था, गोवालिया टैंक मैदान में दिया था करो या मरो का। आंदोलन का उद्देश्य अंग्रेजों को भारत से पूरी तरह हटाना था। इस दौरान देश भर में प्रदर्शन, हड़ताल और अंग्रेजी शासन के खिलाफ हिंसक घटनाएं हुई। प्रमुख नेता गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन जनता ने आंदोलन जारी रखा। यह आंदोलन भारत की स्वतंत्रता के लिए दिशा में निर्णायक कदम साबित हुआ। यानी कि जो ये आंदोलन हुआ था उस समय महात्मा गांधी जी को भी जेल में डाल दिया गया था। और यही आंदोलन था जो कि भारत में पूरे आंदोलन का माहौल बन गया था। इसी कारण से असहयोग, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन था, एक अंग्रेजों के खिलाफ चलाया गया था ये आंदोलन। ठीक है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन तो हो गया भारत छोड़ो आंदोलन के लिए। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, जो पे मेजनी के विचारों पर प्रकाश डालना है। ठीक है, इसको भी बताते हैं सेकंड अथवा में। इनमें से देखिए आपको यहाँ ऊपर वाला कर लीजिए, भारत छोड़ो वाला, या फिर जो पे मेदसेनी वाला आता है तो वो कर लीजिए। दोनों को बता देते हैं, हमारा काम दोनों को बताना है। अथवा करके अथवा में ऐसे डालना है आप सभी को 21, अथवा ऊपर डालना है। अथवा में लिखना क्या है फिर, ज्योतिषे मेदसेनी एक इतालवी क्रांतिकारी विचारक और राष्ट्रवादी थे। इन्होंने इटली के एकीकरण और स्वतंत्रता के लिए आंदोलन किया। मेदसेनी का मानना था कि राष्ट्र एक पवित्र संस्था है और प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपने राष्ट्र के उत्थान के लिए कार्य करे। उन्होंने स्वतंत्रता, लोकतंत्र और मानवता के मूल्यों का समर्थन किया। उनके यंग इटली आंदोलन ने युवाओं को प्रेरित किया। उनके विचारों न केवल इटली के बल्कि यूरोप के अन्य स्वतंत्रता संग्रामों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बने। यानी कि ये प्रेरणा स्रोत कार्य करते रहते जो थे मेदसेनी। इन्होंने कोई क्रांतिकारी वो थे एक आदमी, और इन्होंने विचारक और राष्ट्रवादी नेता थे। और इन्होंने इटली के एकीकरण में बहुत जो है अपना योगदान दिया था। ठीक है, इस प्रकार भी आप इसको लिख सकते हो। बात आती है 22वां क्वेश्चन। 22वां क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक सरकार की चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। लोकतांत्रिक सरकार की चुनौतियों का उल्लेख यहाँ पे बताया गया। 22 का क्वेश्चन डालना है आप सभी को। तो 22 क्वेश्चन डालने के बाद आपको करना क्या है, लोकतांत्रिक इस प्रकार लिखना है। तो आपके पास भी ये क्वेश्चन लिखे हुए तो आप उनको भी कर सकते हो, मैं गलत नहीं ठहराऊंगा। पर हालांकि मैं जो इजी इजी ऐसी भाषा में होती है ना, जिससे जो आप हो जल्दी से समझ जाओगे, ऐसी भाषा लेकर आया हूं मैं। आप सुन लेते हो ना तो भी आपको याद हो जाएंगे 1 से 2 बार। ठीक है, तो 1 से 2 बार सुनने में कोई बुराई नहीं है, अगर याद करने से अच्छा सुनने में है तो सुन लीजिए। ठीक है। लोकतांत्रिक सरकार को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। ठीक है, इनमें प्रमुख कौन कौन से प्रमुख देख लेते हैं। पहली है भ्रष्टाचार और जवाबदेही सरकार। भ्रष्टाचार सरकार थी और जवाबदेही सरकार थी। इनके क्या क्या थे, सरकारी संस्थानों में भ्रष्टाचार लोकतंत्र की नींव को कमजोर करना। नींव जो होती है ना, जो मेन चीज होती है उसको कम करना था भ्रष्टाचार और जवाबदेही सरकार को। और दूसरा है जाति, धर्म और क्षेत्रीयता। इसमें क्या करना था इनको, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विभाजन लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बाधा डालने थे ये, जाति में और धर्म में और क्षेत्र में भी। ठीक है, इनका ये मतलब इनका ये सामना था कि इनको भारत वालों को जल्दी से जल्दी छोड़ करो। ठीक है, इनको भगाओ यहाँ से, भारत वालों को अपनी गिरफ्त में लो। सर अंग्रेजों का ये लोकतांत्रिक सरकार की ये नीति थी। और अशिक्षा और जागरूकता में कमी, मतदाताओं को राजनीतिक समझ का अभाव गलत नेतृत्व के चुनाव के कारण बनता था। चौथा है आर्थिक असमानता, गरीब और वंचित वर्ग को उनके अधिकारों से वंचित रखना लोकतंत्र के लिए चुनौती थी, चुनौती है। यानी कि गरीब जो है और वंचित वर्ग हैं उनको अधिकारों से वंचित रखना लोकतंत्र के लिए चुनौती है।
चुनौती क्यों थी कि गरीब होता है, उसके पास नहीं तो इतना पैसा होता है कि यानी कि कोई इस पे कार्रवाई करे तो उस पे कोई इतना पैसा नहीं होता है। अमीर तो उसे गरीब को घेर ही लेता है, यहाँ पर ये बोला गया है। यानी कि गरीब तो को कुछ नहीं समझा जाता, जो सरकार की लाभें होती हैं उन तक भी नहीं पहुंचाने दिया जाता। राजनीतिक अस्थिरता, एक बार 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 सरकार बदलने के से विकास कार्य प्रभावित होते हैं, यानी कि विकास के कार्य हैं जो प्रभावित अच्छी रहते हैं। यानी कि एक ही सरकार बनती रहेगी तो उसने तो अपने जो काम है उसको करा दिए, तो दोबारा वो काम उन कार्य को नहीं कराएगी, और जो नई आएगी तो वो तो उसको तो कुछ ना कुछ काम कराना ही पड़ेगा। तो इससे विकास भी कार्य प्रभावित होते हैं। इन चुनौतियों का समाधान सशक्त लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और जग भागीदारी से भी किया जाता है। तो आपका ये 22वां क्वेश्चन आपके सामने ये है, जो कि ये रहा 22वां क्वेश्चन। लोकतंत्र सरकार की कैसी चुनौतियां हैं, ये हमने ऐसे ही समझा दिया है कि आपको पेपर में आएगा तो उसे छोड़ नहीं आओगे, केवल और केवल छोड़ के आओगे तो आपके नंबर नहीं मिलेंगे, और लिख के आओगे जो मैंने बोला है, सरकार के बारे में लिखना है, कैसे कैसे काम करती है, क्या क्या इसके बाधाएं डालती थी, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे लिखनी है। और यहाँ पे इसे कर सकते हो, छोड़ के नहीं आना है, मतलब कहने का ये है। ठीक है, इजी से इजी भाषा में मैंने बता दिया है, और अथवा करके आप इसे भी लिखना चाहें तो इसे भी लिख सकते हैं। क्या भारतीय संघ एक अर्धसंघीय ढांचा है? आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इसे भी देख लेंगे एक बार, भारतीय संघ कौन सा ढांचा है। ठीक है, इसे भी चेक करेंगे। अब 22 का अथवा डालना है सबसे पहले ऊपर, अथवा करके देखने में तो आपको बड़ा लग रहा होगा, पर ये सुनने में और समझने में ऐसा हो जाएगा इजी। तो आप देखते ही जो पेपर में आएगा तो उसे कर सकते हैं। 22वां क्वेश्चन अथवा करके डालना है। भारतीय संघ को एक अर्धसंघीय ढांचा माना जाता है क्योंकि यह पूर्णतः संघीय, यह एकात्मक नहीं है। ठीक है, भारत संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है, लेकिन केंद्र को अधिक अधिकार प्राप्त है, यानी कि केंद्र होता है उसको ज्यादा अधिकार प्राप्त है राज्य से। ठीक है, आप आज केंद्र मान लीजिए, आपका पूरे जो ऑल इंडिया है उसका केंद्र क्या है, वो दिल्ली। और राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश मान लीजिए, उत्तर प्रदेश में बोर्ड है आपका, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या रहने वाली, लखनऊ। तो यहाँ पे लखनऊ छोटा है और देश यानी कि इंडिया बड़ा है, तो बड़े की ज्यादा मान्यता होती है। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार है, परिस्थितियों में केंद्र सरकार राज्य के मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है। ठीक है, आलोचनात्मक परीक्षण किस प्रकार लिखेंगे। पहला, संघीय तत्व संविधान का 7वां अनुसूची में शक्ति विभाजन संघीय ढांचे का संकेत देता है। दूसरा है केंद्रीय वर्चस्व, राज्यों की सीमाओं में बदलाव और राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा संघीय को कमजोर करता है। थर्ड, इस प्रकार लिख सकते हैं, राजनीति में हस्तक्षेप कर सकते हैं वो, केंद्र सरकार को राज्यों के मामलों में हस्तक्षेप संघीय ढांचे की आलोचना के कारण बनता है। हालांकि यह ढांचा भारत की विविध और राष्ट्रीय एकता बनाए रखने में सहायक है। तो इस प्रकार इसको भारत को संघीय राज्य यानी कि संघ और अर्धसंघीय ढांचा भी कहा जाता है इसको। ठीक है, तो इसका भी संघ, ये सवाल आपका हो गया। 23वां क्वेश्चन चेक करेंगे, सड़क परिवहन से के सापेक्ष लाभों की विवेचना कीजिए। सड़क परिवहन के जो सापेक्ष हैं उनकी भी एक बार चेक कर लेते हैं। 23वां क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। 23वां क्वेश्चन डालना है आप सभी को। सबसे पहले 23वां डालेंगे, उसके बाद लिखेंगे सड़क परिवहन के कई सापेक्षिक लाभ। लाभ क्या है उन्हें लिख देंगे सड़क परिवहन के। देखिए, लचीलापन, पहला लाभ लचीलापन, इन्हें अपने हिसाब से बना के लिख सकते हैं, एक बार सुन लीजिए। फर्स्ट नंबर लिखेंगे लचीलापन, सड़क परिवहन समय और मार्ग के मामले में लचीला होता है, जिससे सामान्य और यात्रियों को गंतव्य तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। यानी कि जब पहले सड़क नहीं थी तो बहुत सारी समस्या परेशानी आती थी यात्रियों को पहुंचने में एक स्थान से दूसरे स्थान तक, पर जब सड़क बन चुकी है तो इसमें स्पीड से जाते हैं और जल्दी से आसानी से अपने जो यात्रियों के गंतव्य है उस पर आसानी से पहुंचा जा सकता है। ठीक है, दूसरा, कम लागत, छोटी और मध्य दूरी के लिए सड़क परिवहन किफायती होता है, विशेष रूप से छोटे पैमाने पर कम लागत लगती है। व्यापक नेटवर्क, यह गांव और छोटे शहरों तक आसानी से पहुंचने की सुविधा का प्रदान करता है। ठीक है, और रियल टाइम सेवा, यात्री और माल परिवहन में तत्काल की आवश्यकता होती है, जिसे सड़क परिवहन आसानी से पूरा करता है। इन लाभों के कारण सड़क परिवहन आज के समय में एक साधन बन गया है। ठीक है, इस प्रकार आप इसे लिख सकते हैं। 23वां जो क्वेश्चन है आपका ये हो चुका है यहाँ पे पूरा। अब बात आती है 23 के बाद
वाणिज्यिक इसको भी चेक कर लेते हैं। वाणिज्यिक कथवी अथवा वाले को, जिस भी भाई को सड़क वाला नहीं लिखना है, नहीं आता है, तो बाई चांस अथवा वाला भी वो लिख सकता है। अथवा वाले में है वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो वाणिज्यिक कृषि की विशेषता है, उनका उल्लेख हम इस प्रकार कर सकते हैं। देखिए, वाणिज्यिक कृषि अथवा ऊपर लिखना है, अथवा यहाँ पे अथवा है, अथवा लिखिए। अथवा के बाद वाणिज्यिक कृषि की प्रमुख मुख्य विशेषताएं निम्नवत हैं। क्या है? उत्पादक का स्थान, यानी कि उत्पादन का उद्देश्य, यानी कि जो माल है उसको ज्यादा बढ़ाना। ठीक है। वाणिज्यिक कृषि का मुख्य उद्देश्य बाजार के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन करना होता है, न केवल घरेलू उपभोग के लिए। यानी कि जो किसान आदमी, मान लीजिए एक बार किसान आदमी होता है, वो गेहूं यानी कि कोई भी फसल करता है, तो वो अपने खाने के लिए नहीं, उसके पास ज्यादा कृषि है तो खाने के लिए नहीं, उसे बेच भी सकता है। बेचता है तो उसके पास पैसा आते हैं। पैसा, जो माल होता है वो बड़े बाजारों में जाता है। जो मुझको देश पता है ना, बाजारों के बड़े पैमाने पर उत्पादन करना होता है। ठीक है। इसी प्रकार इनका उत्पादन होता है। दूसरा है व्यावसायिक पैमाना। यह बड़े पैमाने पर की जाती है, जहां तकनीकी विकास और मशीनरी का उपयोग होता है, यानी कि मशीनरियों का ज्यादा उपयोग होता है। यानी कि ट्यूबवेल, मान लीजिए एक बार खेतों में ट्यूबवेल लगे होते हैं, तो उससे मशीनरी ही है, मोटर से चलती है, तो पानी खींचने में आसानी हो जाती है। और पहले क्या था कि मशीनरी नहीं थी, तो बैलों से पानी को खींचा करते थे, फिर सिंचाई होती थी खेतों की। लाभ की भावना, यह लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती है। कृषि लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती है, और जिससे किसान उच्च उत्पादकता की ओर अग्रसर होते हैं। यानी कि उन्हें लाभ मिलेगा तो वो खेती करेंगे, और उनको लाभ ही नहीं मिलेगा तो बताइए वो खेती क्यों करेंगे। इससे तो मजदूरी कर लेंगे अपने हिसाब, किसान खेती में अपने हिसाब से नहीं लगेंगे। विशेष उत्पादों का उत्पादन, इसमें आमतौर पर नकदी फसलों का उत्पादन किया जाता है, जैसे कपास, गन्ना, तिलहन आदि। ठीक है। ये आमतौर पर फसल रहने वाली है। ठीक है। यहाँ पे ये आपका हो गया वाणिज्यिक कृषि वाला। अब बात आती है 24वां क्वेश्चन। देखिए, हर एक क्वेश्चन के लिए 4 नंबर निर्धारित हैं आप सभी को। यहाँ पे विश्व व्यापार संगठन के क्रियाकलापों का वर्णन कीजिए। यहाँ पर ये पूछा गया है विश्व व्यापार संगठन के लिए। तो यहाँ पे ये रहा, विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देना और संबंधी विवादों को समाधान करना। इसके क्रियाकलाप मुख्य हैं। यानी कि आपको यहाँ से एक बार समझ लें कि जो हर एक क्वेश्चन है, यानी कि 23वां क्वेश्चन था ये वाला, और 24वां क्वेश्चन है ये वाला, इसका आता है कि 25वां क्वेश्चन यहाँ पे ये वाला। यानी कि हर एक क्वेश्चन को आपको अपने हिसाब से लिखना है, और क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। कुछ भी आता हो ना, अगर उसको क्वेश्चन का नहीं आता, अपने मन से बना कर लिखिए, लिखने के ही नंबर मिलते हैं आप सभी को वहां पे। ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करें तो, और हर एक क्वेश्चन को नए पेज से स्टार्ट करना है। यानी कि ऐसा नहीं करना है कि आधा पेज भर दिया और छोड़ दिया, हर एक पेज को भरेंगे तो नंबर पूरे में से पूरे मिलेंगे। ठीक है। 24वां विश्व व्यापार संगठन WTO। WTO की बात कर रहे थे, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ और सॉरी विश्व व्यापार संगठन की, का उद्देश्य वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देना है और व्यापार संबंधी विवादों का समाधान करना है। इसके क्रियाकलाप प्रमुख हैं। फर्स्ट, व्यापार नीतियों की निगरानी करता है WTO, यानी कि इसे विश्व व्यापार संगठन भी कहते हैं। और सदस्य WTO सदस्य देशों की व्यापार नीति की निगरानी करता है। दूसरा, विवाद का समाधान भी करता है। यह सदस्य देशों के बीच व्यापार विवादों को सुलझाने का मंच प्रदान करता है। तीसरा है, व्यापार समझौते का प्रबंधन करता है। यह वैश्विक व्यापार समझौतों को लागू करता है, जैसे वस्त्र समझौता, कृषि और बौद्धिक संपदा अधिकारी। ठीक है। चौथा है, विकासशील देशों का समर्थन। WTO विकासशील देशों को व्यापार सुधार में मदद करता है। ठीक है। और आप देखिए, इनका PDF चाहते हो, समझ लीजिए क्वेश्चन तो मेरी बात बहुत है। देखिए, ये सारे क्वेश्चन ही मेरे पास, अगर इनको कराने लग जाऊंगा तो बहुत लग जाएगा टाइम, समझ सकते हो आप भी। बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी नहीं चाहते हैं कि हमारा टाइम खराब हो। तो उपभोक्ता जागरूकता हेतु कई 4 उपाय लिखिए, और इनको मैं लिख देता हूँ। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन चाहिए, तो PDF चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हो, तो वहां से इसकी PDF भी मिल जाएगी आप सभी को। कमेंट में लिखना है, कमेंट में लिखोगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे कि आप किस प्रकार जो PDF है उसे प्राप्त कर सकते हो। पर कमेंट में जरूर लिखना, और ज्यादा से शेयर करना है, तो यानी कि एक दो स्टूडेंट कहेगा तो ऐसा मुश्किल, देखिए PDF को हम बनाने में टाइम लगता है इसकी, एक दो स्टूडेंट कहेगा तो नहीं, पर ज्यादातर स्टूडेंट्स कहेंगे तो PDF प्रोवाइड करा दी जाएंगे हर अब से नेक्स्ट। ठीक है। और यहाँ पे वरना जागरूकता उपयोग आप चाहते हैं तो इसे जागरूक उपयोगिता जागरूक वाले को भी बता देते हैं यहाँ से। यहाँ पे उपयोगिता जागरूक वाला, आप सभी यहाँ पे उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। शिक्षा और प्रशिक्षण, उपभोक्ताओं को इनके
अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में शिक्षा दी जानी चाहिए। दूसरा है नियमित जागरूकता अभियान, सरकारी और गैर सरकारी संगठनों द्वारा उपभोक्ता अधिकारों पर नियमित रूप से अभियान चलाया जाए। अब देखिए मैं सीधा सीधा बोल देता हूँ, अब समझने में अपने आप समझ लीजिएगा, क्योंकि अब पूरा पूरा एक डिफाइन करूंगा ना, बहुत टाइम हो जाएगा, ठीक है। समाचार माध्यमों का उपयोग, मीडिया और सोशल मीडिया का इस्तेमाल उपभोक्ताओं को उत्पादन और सेवा की गुणवत्ता, मूल्य और सुरक्षा के बारे में जानकारी देने के लिए किया जा सकता है। न्यायिक सहायता, उपभोक्ता अदालतों और विवाद निवारण तंत्रों को प्रभावी बनाना, ताकि हालांकि उपभोक्ता अपने अधिकारों की रक्षा कर सके। यहाँ पर ये उपभोक्ता के लिए हो गया, उपभोक्ता के लिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है आप सभी के लिए वर्णनात्मक टू। उत्तर लगभग 150 शब्दों में दे देने हैं आपको इस यहाँ पे। इससे ऊपर वाले थे उससे देने थे आप सभी को 80 शब्दों में। अब देने हैं 150 शब्द, दोगुने शब्द लिखने हैं उससे, ठीक है। यहाँ पे अब दूसरे दोगुने शब्द लिखने हैं, क्योंकि सवाल 4 नंबर का यहाँ पे था, अब यहाँ पे हो गया 6 नंबर का। दो नंबर आपके यहाँ से बढ़ जाएंगे एक क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन चेक करेंगे, नए पेज से स्टार्ट करना है, वर्णनात्मक प्रश्न लिखना है आप सभी को। सबसे पहले सबसे ऊपर हेडलाइन में, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय और में जर्मनी एवं इटली के एकीकरण का योगदान बताइए। यहाँ पे ये क्वेश्चन रहने वाला है आप सभी का सबसे पहले, ठीक है। 25वां क्वेश्चन, 80 शब्द हैं तो बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे अब यहाँ से, तो आंसर भी बड़े मिलेंगे आप सभी को। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय एवं जर्मनी और इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान, दोनों देशों के यानी कि एक दूसरे और मजबूत एकीकृत राष्ट्र के रूप में एकता और स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है, जिससे अन्य यूरोपीय देशों में भी राष्ट्रवादी भावना का प्रोत्साहन मिला। जर्मनी का एकीकरण 1871 में हुआ, जब बिस्मार्क की कूटनीति और 3 प्रमुख युद्ध डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के खिलाफ के मध्य माध्यम से छोटे छोटे जर्मनी राज्यों का एकजुट किया गया, जिसके परिणाम यह हुआ कि जर्मनी एक शक्तिशाली और एकीकृत साम्राज्य बन गया, जो यूरोप में राजनीति और सैन्य शक्ति का प्रतीक था। इटली का एकीकरण 19वीं शताब्दी के मध्य हुआ, जब जेत्सेपे मेत्सेनी, काबूर और गैरिबाल्डी जैसे नेताओं ने इटली को विभाजन से मुक्त कर एकजुट किया। इसके बाद इटली और स्वतंत्र और राष्ट्रवादी राज्य में उभरा। इन दोनों एकीकरणों ने यूरोप को एवं राष्ट्रवाद के सशक्त किया और अन्य देशों में सामान्य आंदोलनों को प्रेरित किया। तो यहाँ पर ये आपका हो जाता है 25वां क्वेश्चन, ठीक है। और यहाँ पे इसे भी कर सकती हैं, ये हमारे पास सारे लिखे हुए हैं, भारत में विधायिका और ये सारे। तो यहाँ पे इसी को भी दिखा देते हैं, पर यानी कि इसे बोलेंगे नहीं, इसे आप अपने हिसाब से चेक कर लेना। और 26वां बता देते हैं, 26वां क्वेश्चन क्या रहने वाला है, ठीक है। 26वां क्वेश्चन ये रहा आप सभी को। 26 देखिए, 25वां जो रहने वाला था वो हमने बता दिया, 26वां ये है आप सभी के लिए, 26वां ये है। और 26वां बताएंगे, 26 का अथवा भी है, 27वां भी है, वो 27 का अथवा, 28वां, 28 का अथवा ये रहा। तो ये सारे क्वेश्चंस आप सभी के लिए रहने वाले हैं। और देखिए इनको आप बताने जाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा। क्वेश्चंस तो मेरे पास सारे हैं, पर नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे इनको, टेंशन की बात नहीं है। अगर आप इनकी पीडीएफ चाहते हो तो अपने आप खुद पढ़ सकते हो उनको। तो पीडीएफ जाने के लिए वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करना है कि पीडीएफ, ठीक है। तो यहाँ से हम बता देंगे कि किस प्रकार आप इसे प्राप्त कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये सारे क्वेश्चंस रहने वाले हैं। भारत में स्थानीय स्वशासन से आप क्या समझते हैं? इन शासन के किन्हीं 2 गुणों का मैंने दिखा दिया अभी सारे क्वेश्चंस जो मेरे पास सामने है, पर क्लास करूंगा तो 33 मिनट की ऑलरेडी हो चुकी है क्लास। मानचित्र संबंधी प्रश्न भी हैं यहाँ पे, आप सभी को मानचित्र संबंधी प्रश्न बता देता हूँ, ठीक है। उनको आप अपने हिसाब से देख लेना। पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी बता दूंगा आप सभी को, नेक्स्ट वीडियो भी बना दूंगा उसके लिए कि आप पीडीएफ कैसे, पर उसके लिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करना होगा, कमेंट करवानी होगी, ठीक है। कमेंट करवानी होंगी ज्यादा से ज्यादा। और यहाँ पे मानचित्र संबंधी प्रश्न बता दिए गए हैं। मानचित्र संबंधी प्रश्न चेक करेंगे, वह स्थान सबसे पहला यहाँ पे इसको पढ़ लेते हैं। सब निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र पृष्ठ 13 पर में चिन्हित डॉट नाम से और इस नाम से के चतुर्धारा नाम सहित दर्शाइए। यह सही नाम व सही अंकन हेतु 1/2 और 1/2 निर्धारित आ जाता है, यानी कि 1 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा एक क्वेश्चन को कर दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे वह स्थान जहाँ वर्ष 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो वह कौन सा स्थान है? वो स्थान था सूरत, ठीक है, सूरत स्थान था। और वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों ने सत्याग्रह आंदोलन किया था, वह कौन सी जगह थी? वह थी बंगाल। बंगाल में उन्होंने ये किया था आंदोलन। उत्तर प्रदेश का वह स्थान जहाँ से असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई, तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत कौन से स्थान पे हुई थी? चोरी चोरा वाले स्थान से, ठीक है, चोरी चोरा वाले स्थान से
हुई थी। और वह स्थान जहाँ पर सूती वस्त्र श्रमिकों ने सत्याग्रह आंदोलन किया। तो कहाँ पे किया था? बनारस में, वाराणसी में किया था, बनारस में किया था। और वह स्थान है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो वह स्थान कौन सा था? जलियांवाला बाग हुआ था। वह स्थान है पंजाब। पंजाब का अमृतसर में, अमृतसर के पास ही ये है, पंजाब में अमृतसर, यह स्थान वहां पर है। ठीक है, तो ये वीडियो रहने वाली है आज की। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें, ताकि जब भी नई वीडियो कोई आए तो उसको आपकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। करंट करवा दीजिए और PDF चाहिए तो। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।